जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज़ ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 22 और 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स को ट्रिक्स और टिप्स की मदद से बहुत ही ईजिली एनालाइज करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग वर्ल्ड वीक गवर्नेंस पढ़ेंगे, हम लोग बप्पू ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग लॉन्ग वाला हीरो नाइक भैरव सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कोविड वेरिएंट BF.7 के बारे में पढ़ेंगे, डेकाकॉन पढ़ेंगे, अरनाला पढ़ेंगे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, अरुणोदय स्कीम पढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट एस्केप टनल पढ़ेंगे, गमका पढ़ेंगे, आर्यन किलो आर्मी किलो फोर्स पढ़ेंगे, आयुष स्वास्थ्य योजना पढ़ेंगे, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल पढ़ेंगे, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पढ़ेंगे, द इंडियन नेवी @75 ये बुक है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रायोमेश पढ़ेंगे, यूनेस्को लिस्ट पढ़ेंगे और इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारी न्यूज़। पहली न्यूज़ है दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने प्रशासन गांव की ओर लॉन्च किया है। ठीक है, ये वर्ल्ड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस वीक के सेलिब्रेशन पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको ये मालूम हुआ गुड गवर्नेंस वीक जो मनाया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके उसमें बनाया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे। इन 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बाय डिक्लेयरिंग हिज बर्थडे 25 दिसंबर एज गुड गवर्नेंस डे, दैट इज सुशासन दिवस। ठीक है, तो ये जो प्रशासन गांव की ओर जो स्कीम लॉन्च जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो गुड गवर्नेंस वीक के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? 19 से 25 दिसंबर तक। ठीक है, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता था 25 दिसंबर को, इसीलिए उनको उनकी जो न्याय व्यवस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए गुड गवर्नेंस वीक का सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, इसी वीक पर प्रशासन गाँव की ओर एक छोटा सा प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जहाँ पे गांव के लोगों के लिए ग्रास रूट लेवल पे रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रेवेंसेस का आयोजन किया जाता है, और ताकि सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो। सर्विस डिलीवरी मतलब दोस्तों उन्हें आधार कार्ड मिले, उन्हें PDS की सुविधा मिले, उन्हें राशन कार्ड मिल जाए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उन्हें खाना मिले, खाद्य मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सर्विस डिलीवरीज होती हैं। तो इसी के लिए प्रशासन गाँव की ओर स्कीम लॉन्च की इस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों, कवालूर तमिलनाडु में वायना बप्पू ऑब्जर्वेटरी है जो अपना 50 साल सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, द सेवरल स्टेलर डिस्कवरीज ऑफ 40-inch टेलीस्कोप एट वायना बप्पू ऑब्जर्वेटरी इन कवलूर तमिलनाडु वर हाईलाइटेड एट द सेलिब्रेशन ऑफ इट्स 50 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है ये सेटअप किया गया था वायना बप्पू द्वारा, जो कि काफ़ी नामचीन प्रोफेसर थे। और इस टेलीस्कोप का क्या इंपॉर्टेंस थी, वो उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है विद मेजर डिस्कवरीज लाइक प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड द प्लैनेट यूरेनस। तो यूरेनस जो प्लैनेट है उसके अराउंड जो रिंग है, आप जानते हैं जो रिंग है, और उसकी जो सैटेलाइट है गैनोमीड, उससे रिलेटेड इस वैना बप्पू ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही याद रखना है कि वायना बप्पू ऑब्जर्वेटरी 50 साल मना रहा है, और किस प्लैनेट से ये एसोसिएटेड है? यूरेनस से। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाप सबकी नस काट देता है। ठीक है, बाप सबकी नस काट देता है। बाप मतलब बप्पू, बप्पू टेलीस्कोप, और नस मतलब यूरेनस। ठीक है, तो आपको ऐसे लिंक करना है कि जो वैना बप्पू ऑब्जर्वेटरी है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो यूरेनस से एसोसिएटेड है। और यूरेनस का सैटेलाइट कौन सी है? गैनोमीड। ठीक है, गैनोमीड आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। तो आपको याद रखना है बाप ने मिल के नस काट दी। मिल मतलब तमिलनाडु, मिल मतलब तमिल। ठीक है, तो पप्पू ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? तमिलनाडु में। और क्या किया है वहाँ पे उन्होंने? उस ऑब्जर्वेटरी में यूरेनस से रिलेटेड फैक्ट्स उन्होंने जो खोजे हैं। ठीक है, तो वैना बप्पू ऑब्जर्वेटरी इन तमिलनाडु हैज़ एक्सप्लोर्ड एंड कैरिड आउट मेजर डिस्कवरीज लाइक द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड द प्लैनेट यूरेनस। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों डायमेंशन कवर कर लिए। ये कहाँ है, इसका काम क्या है, और इन्हें किसने सेटअप किया है। ठीक है, तो सेटअप करने वाले वाइना बप्पू साहब थे। ठीक है, काफ़ी नामचीन प्रोफेसर थे ये। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये कम्स अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तो आसानी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ही इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। बाप ने मिल के नस काट दी। बाप मतलब बप्पू ऑब्जर्वेटरी, मिल मतलब तमिलनाडु में ऑब्जर्वेट लोकेटेड है, और नस काट दी, नस मतलब यूरेनस। तो यूरेनस से रिलेटेड इसके डिस्कवरीज हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, लॉन्ग वाला हीरो जो थे लायंस नाइक भैरव सिंह राठौर, उनकी मृत्यु हो गई है। वो
81 साल के थे, ठीक है। तो वो जोधपुर में उनकी मृत्यु हो गई है। तो आपको याद होगा दोस्तों, बॉर्डर अगर आपने देखी होगी 1997 में आई थी बॉर्डर मूवी, उसमें इंडिया बांग्लादेश का जो उस समय इंडियन 1971 की जो वॉर थी, इंडो पाक 1971 वॉर, उसको ही प्रदर्शित किया गया था। तो उसमें सुनील शेट्टी साहब ने इन्हीं भैरव सिंह राठौर का रोल प्ले किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये 1997 में बॉर्डर आई थी, उसमें सुनील शेट्टी आपको याद होगा टैंक के नीचे लेके, डायनामाइट टैंक के नीचे लेके घुस गए थे, तो उन्होंने भैरव सिंह राठौर का रोल प्ले किया था। तो भैरव सिंह राठौर कौन थे दोस्तों? वो एक BSF वेटरन थे, ठीक है, एंड हीरो ऑफ 1970 इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है। अब वो कैसे याद रखना है? BSF है ना, BSF, तो ये भैरव सिंह के इनिशियल्स हैं, BS, बस आपको ऐसे याद रखना है। तो भैरव सिंह कौन थे? BSF वेटरन थे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा। और इन्होंने इससे भी याद रखिए, बी से बॉर्डर मूवी में इनका चित्रण बॉर्डर मूवी में किया गया था। किसने किया था? सुनील शेट्टी साहब ने, ठीक है। तो सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए बहुत ही आसानी से, ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। ऐसी करंट अफेयर्स को बहुत ही ईजी और इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, इन अ लेजी वे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। ये जो हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन साहब, उनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 2022 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। ही वॉज बॉर्न इन 1887 इन इरोड, तमिलनाडु, ठीक है। ये कब शुरू किया था दोस्तों? ये 2012 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर्ड 2022 एज नेशनल मैथमेटिक्स डे, एंड द ईयर 2012 वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स ईयर, ठीक है। 2012 में नेशनल मैथमेटिक्स ईयर सेलिब्रेट किया गया था। द 2012 इंडिया स्टैम्प ऑल्सो फीचर्ड श्रीनिवास रामानुजन। ऑन दिस डे इन 2017 द रामानुजन मैथ पार्क वॉज ओपनड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कई डायमेंशन है, बस आपको ये याद रखना है कि जो 22 दिसंबर होता है वो श्रीनिवास रामानुजन की मेमोरी में, उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा कि जहाँ मैथ्स का निवास होता है ना, वहाँ सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैथ्स का निवास, निवास मतलब श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। मैथमेटिक्स का निवास, ठीक है। हर चीज़ में है मैथमेटिक्स का निवास, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, कभी कभी ना डेप्थ में पूछ लेते हैं कि ये ईयर कब से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है 2012 से शुरू हुआ था, ठीक है। इनका जो सेलिब्रेशन ईयर था वो 2012 से स्टार्ट किया गया था। और इनके नाम पे जो मैथ पार्क खुला है, श्री रामानुजन मैथ पार्क, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। साथियों, अभी आपको मालूम होगा अभी पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें कई क्रॉस क्वेश्चंस और क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई तरह की जानकारियाँ बताई जाती हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी रेलेवेंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट इंडिया की एक जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पार्लियामेंट में जो भी फैक्ट्स दिए जाते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का एक नया फैक्ट बताया है उन्होंने कि जो सर्कुलेशन है, नोट्स का जो सर्कुलेशन है वो 8% हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। एंड बढ़ के कितना हो गया? टू 32 लाख करोड़। देख लेते हैं न्यूज़। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे सेड नोट इन सर्कुलेशन हैज विटनेस्ड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.98% टू रुपीज 31.92 लाख करोड़ एज ऑफ December 2022, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिमांड फॉर करेंसी डिपेंड्स अपॉन सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो जो नोट्स का सर्कुलेशन बढ़ा है वो 8% की दर से बढ़ा है, ठीक है, आपको याद रखना है। हालांकि पूछेंगे नहीं, पर फिर भी ध्यान रखने के लिए आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि मोटा मोटा 8% सर्कुलेशन बढ़ा है नोट्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं और शायद प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूज़ है दोस्तों कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है 2022-2023 की, उसने 25% की ग्रोथ रजिस्टर की है, ठीक है। 25% की ग्रोथ रजिस्टर की है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ये ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नहीं है। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 25.9% विच स्टूड एट 13 lakh crore rupees, 13,63,649 crore rupees in the financial year 2022-23, ठीक है। द ग्रॉस कलेक्शन इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड स्टूड एट 10,83,000, ठीक है। तो 13 लाख का, तो मोटा मोटा 13 लाख की कलेक्शन हुई है
विच हैज़ राइजन टू 25.90%। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो रजिस्टर्ड ग्रोथ है वो है 25.9%। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, यहाँ पे नेट की बात हो रही है साथियों, ठीक है। अभी तक हम लोग ग्रॉस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे नेट की बात हो रही है। तो नेट कितना है, 11 लाख करोड़, ठीक है, 11 लाख करोड़। और करस्पॉन्डिंग पीरियड में कितना था, मतलब पिछले साल कितना था, 9,47,000 करोड़, ठीक है, यही है, ठीक है। मीन वाइल एडवांस टैक्स कलेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 2022-23 रिकॉर्डेड एट 5,21,302 करोड़ रुपीज़ विच शोड अ ग्रोथ ऑफ 12.83%, ठीक है। तो एडवांस टैक्स कलेक्शन 12.83% पे है और ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 25.90% पे, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि नया कोविड वेरिएंट आ गया जो भी काफ़ी तबाही मचाया है, जिसने चाइना में फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया में जो BF.7 वेरिएंट है कोविड का, उनके भी 4-5 केसेस आ चुके हैं। तो इंडिया काफ़ी फ्रंट फुट पे है इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया हैज़ बिन रिपोर्टिंग अ स्टेडी डिक्लाइन इन कोविड-19 केसेस विद एवरेज नंबर अराउंड 129। तो ये अभी तो डिक्लाइन हो रहा है कोविड केसेस, पर जो BF.7 का स्ट्रेन ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट है बीइंग विटनेस्ड इन जापान, US, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ब्राज़ील एंड चाइना। तो ये यहाँ पे ये ऑलरेडी ये वेरिएंट पाए जा चुके हैं। There are various reports also suggesting that XBB variant, which is a combination of two lineage BJ1 and BA.2.75 and highly infectious, could make India worried, ठीक है। As such, we reach out to experts to understand more about new variant and XBB in light of exports। तो दोस्तों आपको याद रखना है कोविड जा ही नहीं रहा है। जैसे आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड जैसे आपको बहुत परेशान करते हैं ना, वैसे ही कोविड भी सबको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएंट की बात हो गई, XBB और BF। तो ये कौन है, ये भी कोरोना जैसे हैं, ठीक है, जा ही नहीं रहे हैं। तो बस इतना याद रखना है आपको, BF.7 और XBB जो है ये वेरिएंट है कोरोना का, ठीक है। आप लोग भी काफ़ी सावधान हो जाइए, थोड़ा सा एहतियात बरतिए, बाहर जाइए तो मास्क पहन के जाइए, ठीक है, क्योंकि ये फिर से मतलब कम बैक कर सकता है। अभी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है साथियों। और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, ठीक है। चलिए पढ़ाई करिए और बढ़िया से एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। चलिए दोस्तों आगे न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग है, उसने सरपास किया है $10 बिलियन की वैल्यूएशन एंड बिकम्स डेकाकॉर्न। आप जानते होंगे यूनिकॉर्न होता है, डेकाकॉर्न होता है, हेक्टोकॉर्न होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग IPL के बारे में देख लेते हैं। ये IPL दोस्तों 2008 में शुरू हुआ था, आपको पता होगा, और वैल्यूएशन उसकी हो गई है 10.9 बिलियन एज पर एस्टिमेट्स बाय DNP एडवाइजरी, ठीक है। तो IPL हो गई है डेकाकॉर्न। अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि डेकाकॉर्न की वैल्यूएशन क्या है, यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन क्या है और हेक्टोकॉर्न की वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन होती है दोस्तों $1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन पे यूनिकॉर्न हो जाते हैं, 10 बिलियन पे डेकाकॉर्न हो जाते हैं, ठीक है, और 100 बिलियन पे हेक्टाकॉर्न हो जाते हैं, ठीक है। 1 बिलियन तो आपको पता ही होगा डेकाकॉर्न यूनिकॉर्न होता है। तो आप ये जा रखिए 10 बिलियन पे, D से 10 होता है, D से 10 होता है, 10 बिलियन पे D से डेकाकॉर्न, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे ट्रिक लगा देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डेकाकॉर्न की वैल्यूएशन क्या होती है, बिना आप कंफ्यूज किए ऐसे ही बता देंगे 10 बिलियन मतलब 10 बिलियन मतलब D से 10 और D से डेकाकॉर्न। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और हेक्टाकॉर्न आप जानते हैं $100 बिलियन। तो आप बिल्कुल अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। इंडिया ने दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट शिप INS अरनाला लॉन्च की है, ठीक है, अरनाला लॉन्च की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि ये इस तरह की थोड़ी यूनिक सी है, इसलिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। ऑन December 20, 2022 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स सेरेमोनियली लॉन्च द फर्स्ट शिप ऑफ ASW मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी एट चेन्नई, ठीक है। तो आपको याद रखना है गार्डन के पीछे नाला है। तो ये अरनाला किसने बनाया है, अरनाला को, INS अरनाला को, इंडियन नेवी शिप अरनाला को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ठीक है दोस्तों। ये डायमेंशन पूछ लेता है कि किसने ये बनाया, तो आपको याद रखना गार्डन के पास नाला है, ठीक है, या गार्डन में नाला है। नाला मतलब अरनाला और गार्डन मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे दोस्तों लॉन्च किया गया है, या ये प्रोजेक्ट कहाँ पे वो किया गया, ओपन की गई है ये INS अरनाला, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। तो चलिए देख लेते हैं अब ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट क्या है।
ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये कॉर्वेट है एंड अ क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स करेंटली बीइंग बिल्ड फॉर इंडियन नेवी बाय कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से। तो आपको याद रखना है जो नाला है, गार्डन में नाला है, वहाँ पे गिर के चिन टूट गई। ठीक है, वहाँ पे गिर के चिन टूट गई। तो आपको याद रखना है जो नाला है, मतलब नाला मतलब एंटी सबमरीन वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो वेसल है वो कोचिन और गार्डन शिप रीच शिप बिल्डर्स मिलके बना रहे हैं। ठीक है, दे मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ है अरनाला के लिए, देवर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के लिए। देवर कंसीव्ड एज रिप्लेसमेंट टू द एजिंग अभय क्लास, तो वो किसको रिप्लेस करेंगी, एजिंग अभय क्लास को। And are designed to undertake anti-submarine warfare duties, including surveillance in littoral waters, search and attack unit missions, and coordinated anti-submarine warfare operations with naval aircraft. ठीक है, they were also designed to provide secondary duties, including defense against इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, माइन लेइंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो ये ASWC हैं, वो उसकी पहली शिप कौन सी है, नाला। कहाँ पे, गार्डन के पीछे नाला है ना, जहाँ पे गिरे थे तो चिन टूट गई थी। ठीक है, चिन मतलब कोचिन शिपयार्ड, गार्डन मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और नाला मतलब INS अरनाला। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करेगा साथियों, ये अभय क्लास को रिप्लेस करेंगे। इनकी ड्यूटीज़ आपने देख ली है, सब सर्वेलेंस, सर्च एंड अटैक यूनिट, लिटरल वाटर्स में सर्वेलेंस करना, और फिर माइन लेइंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, वायोकॉम 18 जो चैनल है गेट्स ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 ब्रॉडकास्ट राइट्स अक्रॉस इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया और सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी ओलंपिक गेम्स की ब्रॉडकास्टिंग होगी वो वायोकॉम 18 करेगा। ठीक है, आप जानते होंगे वायोकॉम 18 एक बहुत बड़ा चैनल है। ठीक है, तो ये ओलंपिक गेम्स की कहाँ कहाँ पे, पेरिस वाले 2024 के ओलंपिक्स गेम की ब्रॉडकास्ट करेगा। तो आपको याद रखना है जो हम लोग पिक भेजते हैं वो किसी ना किसी के वाया भेजते हैं ना, वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम, तो वही पिक वाया। आपको बस याद रखना है कि जो ओलंपिक गेम्स का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले हैं वो वाया मिले हैं। ठीक है, वाया मतलब वायाकॉम 18 को। ठीक है, देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। वायाकॉम 18 हैज सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स टू ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स विच विल बी हेल्ड इन पेरिस इन 2024। ठीक है, 2024 in India and subcontinent region. It has also received non-exclusive rights to Winter Youth Olympic Games Gangwon 2024, a joint statement इन्होंने। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पिक आप भेजेंगे वो वाया टेलीग्राम या वाया व्हाट्सएप भेजेंगे ना, तो वाया मतलब वायाकॉम 18। तो जो ओलंपिक की पिक होगी, ओलंपिक पेरिस 2024 की पिक होगी, वो वाया आएगी, मतलब वायाकॉम 18 उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है साथियों, यही एक डायमेंशन है इस न्यूज़ का, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, नाक से रिलेटेड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल जो रेटिंग्स प्रोवाइड करता है इंडिया में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है बिकम्स ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट ए ग्रेड बाय नाक रेटिंग्स। ठीक है, ए ग्रेड पाने वाली सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है, गुरु नानक देव की यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है दोस्तों, अमृतसर में है। तो देख लेते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर हैज़ गॉट ए ग्रेड बाय स्कोरिंग 3.85 points in National Assessment and Accreditation Council grading, thereby becoming the only university to get this score। ठीक है, तो आपको याद रखना है NA से ना, NA से नाक और नानक। ठीक है, नाक और नानक ऐसे याद रखना है। ठीक है, नाक और नानक दोनों ही रिजेंबलिंग साउंड से, तो आप याद रखेंगे नाक और नानक। ये आपको याद रखना है, गुरु की नाक बहुत ऊंची रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो गुरु मतलब गुरु नानक देव साहब और नाक मतलब ये एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब हम लोग नाक के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेसेस एंड एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, फंडेड बाय UGC एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में सिचुएटेड है। आप याद रखेंगे नाक और गला। ठीक है, गाल मतलब नाक और गाल, सॉरी, गाल मतलब गालौर बंगाल। ठीक है, और नाक मतलब NAAC। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी, दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1994 इन रिस्पॉन्स टू रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। अभी भी हम लोग के यहाँ एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में ना, तो 1986 में, इससे पहले पुरानी वाली थी। ठीक है, दिस पॉलिसी वॉज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन लेड आउट स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर द पॉलिसीज। ठीक है, बस बाकी तो कुछ जाना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि नाक जो स्टैब्लिश हुई थी वो कहाँ कब स्टैब्लिश हुई थी, 1994 में। और कहाँ हुई थी, नाक के नीचे गला। ठीक है, गला मतलब गलोर, बेंगलोर। ठीक है, नाक के बगल में गाल, सॉरी, गाल मतलब गलोर, बेंगलोर। ठीक है,
बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। और गुरु की नाक हमेशा ऊपर होनी चाहिए, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है बाई नाक, ठीक है। इससे ज़्यादा और कोई डायमेंशन नहीं है इस न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अपनी स्कीम अरुणोदय 2.0। तो अरुणोदय 1 लॉन्च हुई थी 2021 में, सितंबर 2021 में, और उसकी हाई सक्सेस को देखते हुए अरुणोदय 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो असम सीएम जो है हेमंत बिश्वा शर्मा साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया अरुणोदय 2.0 स्कीम अंडर विच वुमेन इन द स्टेट कैन अवेल ऑफ नियरली ₹1000 एवरी मंथ, ठीक है। तो एक तरह की ये पेंशन स्कीम है, या कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग स्कीम है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप की स्कीम है। विद दिस असम सीएम इज होपिंग टू टर्न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनटू रियलिटी, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट सच स्कीम्स इन द कंट्री, ठीक है। ही फर्दर सेड दैट फ्रॉम अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स all the existing beneficiaries of Deen Dayal Divyangan Pension Yojana and Indira Miri Widow Pension Scheme would be subsumed under अरुणोदय 2.0, ठीक है। अरुणोदय 2.0 के अंदर काफ़ी स्कीम सबज्यूम कर दी जाएंगी, जिसमें एक ही वन क्लिक पे सारी चीज़ें, सारे सर्विसेज डिलीवरी जो होंगी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है शाम को रन करना है, ठीक है। शाम को रन करना है, रन मतलब रंदोई, आप बस याद रखिएगा रंदोई, शाम को रन करना है, शाम को रन करना है। शाम मतलब आसाम और रन मतलब रंदोई। तो रंदोई स्कीम कहाँ की है? आसाम की है, मतलब आसाम की है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि इंडिया ने लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कंस्ट्रक्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया जा रहा है और बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो चुका है। तो हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज़ कम्प्लीटेड 12.8 किलोमीटर टनल। तो जो एस्केप टनल है उसकी मतलब लंबाई कितनी है? 12.8 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एस्केप टनल ऑन इंडिया ऑन द 111 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आपको याद रखना है एस्केप टनल जो है वो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में ही बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट एस्केप टनल के बारे में। द एस्केप टनल T13 हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट रेस्क्यू वर्क इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है। तो कोई इमरजेंसी हो जाती है, इसके लिए ये एक तरह से बैकअप प्लान होगी, ठीक है। तो ये जो बैकअप टनल होगी, जिससे कोई इमरजेंसी होती, कोई रास्ता फंस जाता है या कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इस कोई रेस्क्यू पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो जो एस्केप टनल है पासेस थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि ये चिनाब रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज पे काम करती है ये जो एस्केप टनल बनी है, ठीक है। लाइक खोड़ा, हिंगनी, कुंडन नाला एटसेट्रा। T49 इज अ ट्विन ट्यूब टनल कंप्राइजिंग द मेन टनल 12 पॉइंट्स एंड एस्केप टनल, ठीक है। जो T49 जो भी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में थी T49, तो उसमें एक टिन ट्यूब टनल है, एक मेन टनल होगी और उसी के आजू आसपास एक एस्केप टनल होगी, ठीक है। कनेक्टेड विद 33 नंबर्स ऑफ क्रॉस पैसेजेस। तभी यहाँ पे एस्केप टनल यूज़ होगी, ताकि अगर मेन टनल में कोई दिक्कत आती है तो एस्केप टनल का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज़ द फोर्थ टनल ऑन बनिहाल कटरा रूट। आपको याद रखना है एस्केप रूट बनी है, ठीक है। एस्केप टनल बनी है, बनी मतलब बनिहाल कटरा। आपको याद रखना है एस्केप टनल बनी है, ठीक है। बनी है, नहीं बनी है, ठीक है। तो बनिहाल कटरा वाले रूट पे एस्केप टनल बनी है, ठीक है। तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज़ किया गया है, ठीक है। अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ ड्रिल एंड ब्लास्ट प्रोसेस। तो बस आपको याद रखना है कि एस्केप टनल कहाँ बनी है, तो JNK में बनी है। कहाँ बनी है? JNK में बनी है, चेनाब के बनी है, बनी मतलब बनिहाल कटरा, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, पूमा जो एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अपैरल्स आते हैं, फुटवेयर आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। तो पूमा इंडिया हैज़ रोप्ड इन बॉलीवुड एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर अनुष्का शर्मा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। द लेटेस्ट एसोसिएशन विद अनुष्का शर्मा कम्स एज अ पार्ट ऑफ पूमा's ongoing कमिटमेंट टू वुमेन्स बिजनेस इन इंडिया। बस आपको याद रखना है पूमा ने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गमका एक्सपोनेंट HR केशव मूर्ति पासेज अवे। तो HR केशव मूर्ति साहब की मृत्यु हो गई है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये गमका से संबंधित है। तो आपको याद रखना है गमका जो है ये एक तरीके का पिच होती है, वेरिएशन ऑफ पिच ऑफ अ नोट यूजिंग ऑसिलेशंस और ग्लाइड्स बिटवीन नोट्स, ठीक है। तो ये संगीत से संबंधित है गमका, और ये मेनली कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है। कार्नेटिक मतलब जो साउथ इंडियन म्यूजिक है, ठीक है। तो गमका एक्सपोनेंट एंड पद्मश्री अवार्डी HR केशव मूर्ति पास्ड अवे एट हिज रेजिडेंस इन कर्नाटका, ठीक है।
बस आपको इतना याद रखना है। और गमका में क्या क्या होता है, ये वेरिएशन ऑफ विच है। उसके बाद है ईच राग हैज स्पेसिफिक रूल्स ऑन द टाइप ऑफ गमकास दैट माइट बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक नोट्स एंड द टाइप्स दैट मे नॉट। The term gamka denotes oscillation of स्वर। कार्नेटिक म्यूजिक इज गमका ओरिएंटेड, ठीक है। साउथ इंडियन म्यूजिक जो है वो गमका ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गम मतलब बहुत ही दुखी वाला, तो दुखी गाने बहुत पसंद आते हैं ना हम लोग को, ठीक है। दुखी गाने पसंद आते हैं तो गम के गाने बहुत पसंद आते हैं। तो गम मतलब होता है म्यूज़िक, साउंड म्यूज़िक, ठीक है। तो ये कार्नेटिक म्यूज़िक से संबंधित है। और गम की म्यूज़िक में शावा शावा नहीं हो पाता। शावा मतलब केशवा, ठीक है। शावा शावा आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे लिंक कर देंगे। अगर आपको दिखता है ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि आचार्य केशव मूर्ति साहब किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो आपको याद आना चाहिए शावा शावा मतलब म्यूज़िक से एसोसिएटेड थे, ठीक है। और किस म्यूज़िक से, तो गम की म्यूज़िक मतलब गम का म्यूज़िक, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको तीनों डायमेंशन याद हो गए, गम का, केशव मूर्ति और कौन सी फील्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, मेजर जनरल मोहित सेठ ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग का चार्ज लिया है आर्मी किलो फोर्स की। जो एक काउंटर इंसर्जेंसी किलो फोर्स होती है उसका जो चार्ज लिया है वो मोहित सेठ ने लिया है, ठीक है। न्यूज़ देख लेते हैं। तो मेजर जनरल मोहित सेठ ऑन ट्यूजडे टुक ओवर एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मीज काउंटर इंसर्जेंसी किलो फोर्स, ठीक है। He took over from Major General संजीव सिंह सलारिया who has been moved to Northern Command Headquarters in उधमपुर, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किलो फोर्स के जो नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग है वो कौन है, मोहित सेठ। तो आपको याद रखना है, सेठ लोग जानते हैं ना किलो का भाव। सेठ लोग मतलब वो जो दाल चावल बेचते हैं या परचून की दुकान जो रहती है, ऐसे हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, ऐसे कोई वो फैक्ट नहीं है ये, बस ऐसी ट्रिक लगा रहे हैं ताकि अगर पूछा जाए तो हम लोग आसानी से जवाब दे पाएँ। तो सेठ जी के पास किलोग्राम ग्राम का सारा भाव होता है ना। तो सेठ मतलब मोहित सेठ और किलो मतलब आर्मी किलो फोर्स, ठीक है। तो किलो फोर्स कौन सी है दोस्तों, ये काउंटर इंसर्जेंसी है। जो मतलब जम्मू कश्मीर जैसे इंसर्जेंट से बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी इंसर्जेंसी फोर्स को किलो फोर्स कहते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों आयुष स्वास्थ्य योजना के बारे में देख लेते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप के लिए, ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए, सॉरी। तो करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज रनिंग अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेमली आयुष स्वास्थ्य योजना। आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रन कर रही है आयुष स्वास्थ्य योजना। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसको ना दो अर्स्टवाइल स्कीम से मर्ज करके बनाया गया था। तो कौन कौन सी दो स्कीम्स थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर असिस्टेंस टू आयुष ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन आयुष एजुकेशन, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। तो इन दोनों सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स को मर्ज करके एक आयुष स्वास्थ्य स्कीम को बनाया गया था, ठीक है। अंडर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंपोनेंट ऑफ आयुष स्वास्थ्य योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड अपग्रेडिंग देयर फंक्शन एंड फैसिलिटीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन आयुष, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यही होता है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान दे, ताकि आयुष के जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपग्रेड हो सके और मतलब कॉमन मैन तक पहुंच सके, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये सपोर्ट करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवांस स्पेशलाइज्ड आयुष मेडिकल हेल्थ यूनिट इन रिप्यूटेड आयुष एंड एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और क्या करेगा, सपोर्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ बोथ फंक्शन एंड फैसिलिटीज ऑफ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये सब करेगा, आप देख लेंगे, आपको ये पढ़ना है तो पूरा पढ़ लीजिएगा। खैर ये कुछ खास बातें नहीं है, बस आप जानते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बहुत जल्दी से जल्दी जो आयुष की बढ़िया चीज़ें हैं, बेटर रिजल्ट्स हैं, वो कॉमन मैन तक पहुँचे, ठीक है। 10 करोड़ की इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट की जो चाहते हैं R&D करना आयुष के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देख लेते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि आयुष स्वास्थ्य जो योजना है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और दो कौन कौन सी स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई हैं। एक तो पहले ये वाली ग्रांट इन एड वाली, और ये आयुष एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है। तो कौन कौन सी दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ ग्रांट एंड एड फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर असिस्टेंट टू आयुष ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन आयुष एजुकेशन, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सेंटर ऑफ टू एक्सीलेंस, ठीक है।
तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो आयुष के लिए काम कर रहा होगा, उसको ये अपग्रेड भी कर सकते हैं टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे न्यूज़ देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। यहाँ दोस्तों कुछ और बातें हैं। तो वाइडर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज दैट इज प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर आर प्रोवाइडेड बाय grantee organizations under the erstwhile Center for Excellence and Center of Excellence component of आयुष स्वास्थ्य योजना all over the country as per objectives of the project। ठीक, तो आप यहाँ चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, and no organization institute of Puducherry supported under erstwhile Center of Excellence scheme and Center of Excellence component of आयुष स्वास्थ्य योजना। ठीक है, तो बस यही इतनी जितनी बातें हम लोग ने पीछे स्लाइड में पढ़ी थी कि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और ये जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है आयुष स्वास्थ्य योजना, वो दो सेंट्रल सेक्टर की ही स्कीम से मर्ज करके एक स्कीम कर दी गई है। ठीक है, जो एक पब्लिक इंटरवेंशन हेल्थ केयर से रिलेटेड है और जो एक दूसरी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, तो बस इतना ही जानना है इसमें, और इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। बस आपको ये याद रखना है कि आयुष स्वास्थ्य जो है वो सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा में पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन द बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, विच हाईलाइटेड द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल्स एंड ऑल्सो अश्योर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया टू एंगेज लोकल यूथ। ठीक है, पीपल फ्रॉम कश्मीरी कम्युनिटी, गुज्जर एंड बकरवाल, ये यहाँ की एसटी ट्राइब्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, गुज्जर्स और बकरवाल्स कहाँ से आते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर से आते हैं। ठीक है, dance together to the beats of ढोल in unique portrayal of culture, university and diversity। ठीक है, द गटका ये जो है, ये है ना गटका, ये पंजाब का वो है मार्शल आर्ट टाइप की चीज़ है। ठीक है, गटका वॉज अनदर अट्रैक्शन परफॉर्म बाय ट्राइबल कम्युनिटीज पोर्ट्रेइंग द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ गुज्जर्स अमिड ऑल ज्योग्राफिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑड्स। अ स्किट हाईलाइटिंग द इल्स ऑफ ड्रग अब्यूज वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो गुज्जर हैं और बकरवाल हैं, तो आपको याद रखना है हम लोग मुंह से गुजिया खाते हैं। ठीक है, मुंह से गुजिया खाते हैं और मुंह से बकर 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 करते हैं। तो तो ये जो एसटी ट्राइब्स हैं, बकर बकर और गुज्जर गुजिया, ये मुंह की हैं, मतलब जम्मू की ट्राइब्स हैं, जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स हैं। ठीक है, और ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ हुआ है, वो विंटर में सब कुछ बंद हो जाता है ना, विंटर में सब कुछ बंद हो जाता है, पर ट्राइबल फेस्टिवल नहीं बंद हुआ। बंद मतलब बंदीपुरा। ठीक है, बंद मतलब बंदीपुरा, तो विंटर में सब कुछ बंद हुआ पर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल नहीं बंद हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं बंद हुआ। तो आप याद रखेंगे बंदीपुरा में पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। और हम लोग मुँह से गुजिया और मुँह से बकर बकर करते हैं, गुजिया खाते हैं फिर बकर बकर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी ट्राइब है, गुज्जर, गुज्जर मतलब गुजिया, और बकर बकर मतलब बकरवाल। ठीक है, अब हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो यूनियन टेरिटरी इसको घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। आप जानते हैं अभी 3 साल पहले ही इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया गया था। ठीक है, इसमें यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर अभी आप जानते हैं कोई नहीं है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 114 सीट्स हैं, राज्यसभा की 4 सीट्स हैं और लोकसभा की 5 सीट्स हैं। ठीक है, आपको याद है राज्यसभा की 4 सीट्स हैं और लोकसभा की 5 सीट्स हैं, और यूनिकैमरल सीट्स हैं, मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, 114 सीट्स। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग ने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात की गई है। तो जो अभी रिलीज़ किया गया है हाल ही में बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी हम लोग मेन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें बेस्ट इमर्जिंग स्टेट्स जो आए हैं उनका नाम है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। और आइजवल जो कि मिजोरम में है, सोलन हिमाचल प्रदेश एंड शिमला हिमाचल प्रदेश आर टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो स्टेट्स में कौन कौन सी हैं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। और डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से दोस्तों, आइजवाल, सोलान और शिमला। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है कि PLG याद रखना है आपको, या तो याद रख सकते हैं आप चेरी ला गोवा से, तभी प्रोग्रेस होगी। चेरी ला गोवा से, चेरी मतलब पुदुचेरी, ला मतलब लक्षद्वीप और गोवा मतलब आप जानते हैं गोवा। चेरी ला गोवा से तभी आपकी प्रोग्रेस होगी। आप ऐसे याद करेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बेस्ट इमर्जिंग स्टेट्स के लिए। और दोस्तों सिटीज़ के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए कैसे याद रखेंगे, जो
आइजवाल के 16 MP हैं, 16 MLA हैं, वो टॉप 3 है, ठीक है। आइजवाल के 16 MP, 16 मतलब सोलान, सॉरी MLA, 16 MLA, 16 मतलब सोलान और MLA मतलब MLA, ये शिमला में है ना लास्ट में MLA, तो आपको रखना है आइजवाल के 16 MLA, 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और चेरी ला गोवा से कौन है, तभी प्रोग्रेस होगा, मतलब चेरी ला गोवा से, चेरी पुदुचेरी, ला लक्षद्वीप और गोवा, मतलब गोवा से प्रोग्रेस होगी, मतलब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, आइजवाल के 16 MLA ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, ठीक है। आप बस ऐसे याद रखेंगे, आइजवाल के 16 MLA ने, आइजवाल 16 मतलब 16, MLA मतलब शिमला, MLA लास्ट, शिमला के लास्ट में MLA आता है ना, तो ऐसे ही हम लोग को लिंक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो इसलिए हम लोग को इसकी इंट्रिकेसीज भी देख लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ये कौन बनाता है, इसे कंस्ट्रक्ट करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव, उसके बाद सबमिट करता है टू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, PM को, ठीक है। जो ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल है दैट कैन सर्व एज द होलिस्टिक मेजर ऑफ कंट्री सोशल प्रोग्रेस एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा ही कि चेरी ला गोवा से स्टेट्स थी, चेरी ला गोवा से, चेरी मतलब पुदुचेरी, ला मतलब लक्षद्वीप, गोवा, और आइजवाल के 16 MLA टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है ना। बहुत आसानी से मैंने याद करा दिया आपको। अब इनके कितने कितने कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, इसमें 3 क्रिटिकल डायमेंशंस है, कौन कौन से, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंडेक्स यूजेस एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग 89 इंडिकेटर्स एट स्टेट लेवल एंड 49 एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको याद रखना है, स्टेट लेवल पे 89 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 49 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये सब आ सकता है जब आपके ढेर सारे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, किसी क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कितने इंडिकेटर्स होते हैं। आपको दे सकते हैं कि 49 इंडिकेटर्स एट स्टेट लेवल और 89 इंडिकेटर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि 49 इंडिकेटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और 89 इंडिकेटर्स किस पे है, स्टेट लेवल पे है। और 3 क्रिटिकल डायमेंशन हैं इनकी, कौन कौन सी, FBO, ठीक है, FBO फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग, अपॉर्चुनिटी और बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक, FBO, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, बेसिक ह्यूमन नीड्स और फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग, ठीक है, ऐसे आपको रखना है। बेसिक ह्यूमन नीड्स में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी एंड शेल्टर। फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग में क्या क्या आता है, बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। अपॉर्चुनिटी में कौन कौन सी आती है दोस्तों, पर्सनल राइट्स आते हैं, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस आती है, इंक्लूसिवनेस आती है और एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन आती है, ठीक है। अब जब इन सारी चीज़ों में पर्टिकुलर स्कोर इन लोग को अलॉटेड है, तो जितना जितना स्कोर लाएगा जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, उस हिसाब से उसको रैंक दी जाएगी। तो इसमें रैंक जो है वो 4 टीयर्स में डिवाइडेड है, अंडर 6 टीयर्स, सॉरी, सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, हाई सोशल प्रोग्रेस, अपर हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, लो सोशल और वेरी लो सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। तो पुदुचेरी जो हम लोग ने देखा है चेरी ला गोवा से, तो चेरी का जो स्कोर है वो 65.99 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर्सनल फ्रीडम और चॉइस अच्छी है, शेल्टर है, वाटर सैनिटेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लक्षद्वीप और दूसरे नंबर पे है, ठीक है, 65.89 और 65.53 रिस्पेक्टिवली। और झारखंड और बिहार सबसे नीचे है, ठीक है, झारखंड और बिहार सबसे नीचे है। तो दोस्तों हम लोग एक बार फिर से याद कर लेते हैं, चेरी ला गोवा से, ठीक है, चेरी ला गोवा से ये लोग वो हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। और आइजवाल के 16 MP टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आइजवाल 16 मतलब सोलन और MLA मतलब शिमला, ठीक है साथियों, बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया। और इसमें 3 इंडिकेटर्स हैं, FBO, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग, बेसिक ह्यूमन नीड्स और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 89 इंडिकेटर्स स्टेट लेवल पे हैं और 49 इंडिकेटर्स आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों एक बुक से रिलेटेड, अ बुक टाइटल्ड द इंडियन नेवी एट द रेट 75 लॉन्च की गई है बाई कॉमोडोर रंजीत राय एंड अरित्रा बैनर्जी, ठीक है, आपको याद रखना है रंजीत राय साहब की और अरित्रा बैनर्जी की ये बुक है इंडियन नेवी एट द रेट 75। दिस बुक टेल्स यू हाउ द एक्सप्लॉइट्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ ब्रिटिश एरा रॉयल इंडियन नेवी during World War II were omitted by British historians who couldn't digest the Royal Indian Navy's mutiny in 1946, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको हम पढ़नी चाहिए। तो हम लोग याद रखेंगे कि नाव पे
रण का बैनर लगा हुआ है, रण मतलब युद्ध का बैनर लगा हुआ है, बैनर मतलब बैनर्जी, तो अरित्रा बैनर्जी, रण मतलब रंजीत रॉय, और बुक का नाम है नाव मतलब नेवी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे ट्रिक लगाना है। इंडियन नेवी किसने लॉन्च किया, किसने लिखी है दोस्तों, ऑथर कौन कौन है, रंजीत राय और अरित्रा बैनर्जी। कैसे याद रखेंगे, नाव पे रण का बैनर लगा है, ठीक है, बैनर मतलब बैनर्जी, रण मतलब रंजीत राय और नाव मतलब नेवी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 320 बिलियन डॉलर्स मिले हैं जापान को टू अपग्रेड इट्स मिलिट्री बिल्डअप, ठीक है। आपको याद रखना है कि 300 बिलियन डॉलर जापान ने यूज़ करेगा, जापान अपनी मिलिट्री बिल्डअप में। इन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट अप्रोच ऑन फ्राइडे जापान अनाउंस अ 320 बिलियन प्लान फॉर मिलिट्री बिल्डअप, द बिगेस्ट सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो यहाँ पे इनके हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में बॉम्ब गिर गए थे, जिसके बाद से ये लोग वॉर पैसिफिस्ट अप्रोच अपना लिए थे, मतलब वॉर इन्होंने अवॉइड करना माना था कि वॉर को हमेशा एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना चाहिए आफ्टर विटनेसिंग द हॉरिफिक इंसिडेंट्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो लेकिन फिर से अब देखते हुए करंट रियलिटीज़ को देखते हुए चाइना काफ़ी बेलीजरेंट है, काफ़ी लड़ाई झगड़े पे उत्सुक है, ऊपर नॉर्थ कोरिया है इनके इर्द गिर्द, तो इनके इनके इर्द गिर्द बहुत ही लड़ाकू नेबर्स हैं इनके। इसके चक्कर में ये लोग ने 300 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे मिलिट्री बिल्डअप के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन करेंट बजट्स दिस 5 ईयर प्लान विल मेक द कंट्री द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है। तो यूएस एंड चाइना के बाद ये थर्ड मिलिट्री वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग चाइना जापान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो जापानीज़ की वो होती है पार्लियामेंट, जैसे हम लोग संसद कहते हैं जिसको, यहाँ पे इनको नेशनल डाइट कहते हैं, डाइट, ठीक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमिनो किशिदा, ठीक है, फुमिगो किशिदा, फुमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और यहाँ की डाइट जो है वो है पार्लियामेंट, जैसे हम लोग यहाँ संसद है तो जापान के यहाँ डाइट होती है, तो पान खाते हैं, डाइट जब डाइट रखते हैं, डाइट करते हैं तो पान खाते हैं, आपको यह रखना है, ठीक है। जब पान खाते हैं तो डाइट रखते हैं तो पान खाते हैं, ठीक है। मतलब जापान का जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल डाइट, ठीक है। और जापान ने ही 300 बिलियन डॉलर मिलिट्री बिल्डअप का एक प्लान बनाया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों क्योंकि ये क्रायोमेश से रिलेटेड है, ठीक है। क्रायोमेश, क्रायोस्फीयर जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही कम होता है, जैसे माइनस में एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पोलर आइस कैप जैसे क्रायोस्फीयर होता है, अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर है, ठीक है। तो क्रायोस्फीयर उसको कहते हैं, क्रायोजेनिक्स या क्रायोस्फीयर, क्रायो मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर होना, ठंडा होना, ठीक है, तो इसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो यही न्यूज़ है, साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल इन द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वो काफ़ी इकोलॉजिकली काफ़ी हार्म्ड हो चुकी है, इसलिए उसको बचाने के लिए एक नया उपाय ढूंढा गया है जिसको क्रायोमेश नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड होगा। Scientists working on preserving Australia's Great Barrier Reef have successfully tried a new cryopreservation method, ठीक है। It is called modern mesh technology, cryomesh जिसको कहेंगे, and it allows you to freeze and thaw very rapidly, ठीक है। Scientists are scrambling to protect coral reefs around the world as rising ocean temperatures destabilize delicate ecosystems। तो इनकी एक होम्योस्टेसिस लाने के लिए, मतलब एक जो टेम्परेचर में यूनिफॉर्मिटी है उनको लाने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है क्रायोमेश टेक्नोलॉजी। ग्रेट बैरियर रीफ अलोन हैज सफर्ड 4 ब्लीचिंग इवेंट्स इन द लास्ट 7 ईयर्स, ठीक है। क्रायोजेनिकली फ्रोजन कोरल कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर री इंट्रोड्यूस टू द वाइल्ड, बट द करंट प्रोसेस रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग लेजर्स। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसी चीज़ें इतनी बढ़िया चीज़ करने के लिए आपको बहुत ही हाई एंड, मतलब एकदम हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोग को कि साइंटिस्ट ने ग्रेट बैरियर रीफ के लिए ट्रायल किया है क्रायोस्फीयर, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का, क्रायो प्रिजर्वेशन का, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है ये, ग्रेट बैरियर रीफ में हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन की जो पहला ट्रायल है, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि 3 साइट्स इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में आ गई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, ठीक है। तो मोधेरा टेम्पल, जहाँ पे सन मोधेरा टेम्पल, और वाडनगर गुजरात की, और त्रिपुरा में उनाकोटी, ये 3 साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। 2 हेरिटेज साइट्स फ्रॉम गुजरात, द सन टेम्पल एट मोधेरा एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज होम टाउन Vadnagar, both in Mehsana district, have found place among 3 sites from India that were added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites, ठीक है। और थर्ड साइट कौन सी है, त्रिपुरा की उनाकोटी। चलिए हम लोग तीनों साइटों के बारे में देख लेते हैं आगे स्लाइड्स में। तो ये उनाकोटी है जो कि त्रिपुरा में है, ठीक है। ये रॉक कट स्कल्पचर रिलीफ है जो उनाकोटी रेंज त्रिपुरा में है, ठीक है। तो ये शैव वर्शिप की एक
रिजेम्बलेंस है, ठीक है। एंशिएंट होली प्लेस है जो कि शैव वर्शिप से मतलब शिव जी के वर्शिप से रिलेटेड है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी बेहतरीन मूर्ति की गई है, स्कल्पचर की गई। देखिए यहाँ पे कई कुछ फिगर्स हैं, फिर कुछ यहाँ पे हैं, और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं ये शायद तीसरे नेत्र हैं शिव जी के। तो आप देख सकते हैं ये जो त्रिपुरा की ऊनाकोटी है ये शिव जी से संबंधित है, ठीक है, शिव शैव वर्शिप से संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये त्रिपुरा में है, ठीक है, त्रिपुरा में है, ठीक है। त्रिपुरा रेंज, ऊनाकोटी रेंज त्रिपुरा, ठीक है। तो पूरा का पूरा कोटी है, ठीक है, पूरा का पूरा कोटी है, बस आपको याद रखना पूरा कोटी है, ठीक है, पूरा कोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइड्स देख लेते हैं। ये साथियों मोधेरा है, सेंट टेम्पल है मोधेरा का, काफ़ी फेमस है ये भी, ठीक है। यहाँ पे मोधेरा इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। मोधेरा इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड मुंडेरा, एन एग्जाम्पलरी मॉडल ऑफ मारू गुज्जर डायनेस्टी। यहाँ पे मारू गुज्जर डायनेस्टी थी एक, उन्हीं की ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। तो जो सेंट टेम्पल है मोधेरा का उसको भी टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और सेंट टेम्पल किसने बनवाया था? मारू गुज्जर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, एस से सोलंकी, एस से सन टेम्पल, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना। और सेंट टेम्पल कहाँ है? मोधेरा गुजरात में, ठीक है। अब आप याद ही कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जो मोदी जी हैं वो सबसे एक बहुत सूरज किस्म की पर्सनालिटी है उनकी ना, सूर्य किस्म की पर्सनालिटी उनके से, सूर्य जैसा तेज है। तो वो गुजरात से आते हैं, तो सन टेम्पल भी गुजरात में ही है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और वाडनगर और ये दोनों ही सन टेम्पल मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक। तो अब हम लोग वाडनगर के बारे में देख लेते हैं। तो आप दोस्तों आपको याद हो गया ना, सन टेम्पल मतलब सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है, ये मोधेरा गुजरात की है। और इसको कहाँ इंक्लूड करने की बात चल रही है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। चलिए हम लोग फिर से तीनों साइट्स के बारे में देख लेते हैं। जो सन टेम्पल एट मोधेरा है इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक रिवर ऑफ पुष्पावती, ठीक है, पुष्पवती, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं सन को कोई पुश नहीं कर सकता है, ठीक है। सन मतलब सन टेम्पल किस किस डायनेस्टी ने बनवाया था? एस से सन, एस से सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल है? मारू गुज्जर आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है, मारा गुज्जर आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। और ये सन को कोई पुश नहीं कर सकता है, इसलिए पुष्पवती रिवर के लोकेटेड है, ये लेफ्ट बैंक पे सन टेम्पल लोकेटेड है, ठीक है। द टेम्पल डिस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट इट इज बिल्ट इन मारू गुज्जर आर्किटेक्चरल स्टाइल कंसिस्टिंग ऑफ मेन टेम्पल श्राइन, गर्भगृह, अ हॉल, गर्भ मंडप, एन आउटर हॉल, एन असेंबली हॉल, सभा मंडप और रंग मंडप, एंड सेक्रेड पूल, कुंड, विच इज नाउ कॉल्ड राम कुंड, ठीक है, राम कुंड, ठीक है। दिस ईस्ट फेसिंग टेम्पल इज बिल्ड विद ब्राइट येलो सैंडस्टोन, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। वाडनगर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वाडनगर इज हिस्टोरिक टाउन विच हैज़ कंटिन्यूस हैबिटेशन फॉर मोर देन 2700 ईयर्स, ठीक है। 2700 ईयर्स से भी ज़्यादा यहाँ पे हैबिटेशन की डिस्कवरी की गई है। इट हैज़ इवॉल्व विद टाइम एंड हैज़ एन अर्ली हिस्टोरिक fortified settlements, hinterland, port, center for industries of shell and beads, late medieval town, religious temple town, and a significant junction on trade routes and mercantile town, ठीक है। तो rampart datable to 2nd century BC, fortification along the lake from 3rd 4th century C, findings of Indo-Pacific glass beads and marine shells, paleoseismic evident pointedly towards historical authenticity of the town, ठीक है। तो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी ऑफ टाउन है वाडनगर की, ठीक है। ऊनाकोटी पूरा का पूरा कोटी मतलब ऊनाकोटी, ठीक है, पूरा का पूरा कोटी ऊनाकोटी। यहाँ पे क्या है, हम लोग ने बात की थी अभी शैव वर्शिप से ये एसोसिएटेड है। अभी हम लोग ने उसकी वो पूरी पिक्चर देखी थी, क्या क्या ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस उस पिक्चर में थे, यूनिक स्टाइल थी, ठीक है दोस्तों। तो सन टेम्पल, सोलंकी डायनेस्टी, वाडनगर हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी के लिए, और पूरा का पूरा कोटी मतलब शिव कोटी या ऊनाकोटी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये 3 साइट्स हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड की गई, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ जो है दोस्तों, ये आखिरी न्यूज़ है इस वीडियो की। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको पसंद आए होंगे, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे अपने एग्जाम में। तो दोस्तों लास्ट न्यूज़ ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उन्होंने इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसका? ESG इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम, ठीक है। ESG मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है, ये जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंटल और सोशल इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नेंस के बारे में बात करती है, ठीक है। इसी के लिए जो इसी फील्ड में जो होंगे उनको इम्पैक्ट लीडर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो
इम्पैक्ट लीडर्स प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीए जो होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, ठीक है। सीए इम्पैक्टफुल होते हैं, ठीक है, सीए इम्पैक्टफुल होते हैं। तो मतलब सीए मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स, आईआईसीए, और इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम। तो आप याद कर सकते हैं सीए बहुत इम्पैक्टफुल लीडर होते हैं, इसीलिए आईआईसीए ने इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। द इम्पैक्ट लीडर्स ऑफ आईआईसीए सर्टिफाइड ईएसजी प्रोफेशनल प्रोग्राम विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस द पर्पस, पीपल, प्लानट एंड प्रॉफिट। बहुत ही ब्रीफली इसको समराइज़ कर दिया, ठीक है, बहुत प्यार से समराइज़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ अच्छा लगे तो आपको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगे या आपको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो, कुछ भी करना हो, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा या प्रेजेंटेशन कैसा लगा, हर एक चीज़ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल एक नए न्यूज़ और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।